हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई होप आपके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि जिस सब्जेक्ट को हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन आंसर को, वो है हमारा BESC 134 और बुक का नाम है हमारा एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, यानी कि हिंदी में अगर हम लोग बोलते हैं तो शिक्षा एक अभ्यास के रूप में। ये जो हमारा बुक है ये हमारे दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। और इसमें आपके टोटल जो ब्लॉग है वो है 4 और क्वेश्चन आंसर जो है आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उससे कलेक्ट किया गया है। और ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर रेडी किया है इसके नोट्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। ओके, तो गाइज ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि किस टॉपिक पे है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, यानी कि शिक्षा जो है एक तरह से एक प्रैक्टिस के रूप में हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि बेसिक चीज मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा समझा दूं कि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए कि हम किस चीज को स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे पर्पस क्या है, वो क्यों पढ़ रहे हो। देखिए, शिक्षा जो है हम क्यों करते हैं, तो शिक्षा ग्रहण करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, हम प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से करते हैं। वही सारे मेथड जो है इसमें आपको जानने को मिलेंगे, यानी कि इस सब्जेक्ट में। तो आई होप आप समझ गए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जो कि है हमारा आइडेंटिफाई और रिसर्च प्रॉब्लम फ्रॉम द डे टू डे क्लासरूम सिचुएशन, डिस्कस द स्टेप्स यू विल फॉलो टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग एक्शन रिसर्च। तो इस क्वेश्चन में आपको करना है, मैं हिंदी भी आपको समझा दे रही हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि ये क्वेश्चन जो मैंने रेडी किया है ये इंग्लिश में है और आंसर भी मैं आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड करूँगी। पर यस, जो भी हिंदी मीडियम के है या फिर इंग्लिश मीडियम के है, ये वीडियो दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको लिखना क्या है। तो दिन प्रतिदिन की कक्षा स्थितियों में एक सोच समस्या की पहचान करें और क्रियात्मक सोच का उपयोग करके समस्या को हल करने के लिए आप जो कदम उठाएंगे उन पर आपको डिस्कशन करना है, यानी कि चर्चा करना है। अब इसको मैं सिंपल वे में अगर आपको समझाऊं तो देखिए, हर रोज क्या होता है ना कि क्लासरूम में जो है या फिर कहीं भी आप जहाँ भी आप कुछ सीखते हैं, जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे हम सही से एक तरह से अपना जो स्टडी नहीं कर पाते हैं और उसमें हमें परेशानी आती है। तो उसी परेशानी को आपको डिस्कस करना है और इसमें अच्छे से डिटेल के साथ लिखना है। अब इसको हम आंसर के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है, तो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ऐड करेंगे। हम जो है डे बाय डे देखते हैं कि क्लासरूम का जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छा नहीं हो रहा है और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा इंगेज नहीं हो पाते हैं, एक तरह से लेसन को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं। उनके अंदर हमें एक तरह से आलस देखने को मिलता है, वो एक तरह से तेज़ी नहीं देखने को मिलती है। उनके एक तरह से के आसपास सम नेगेटिव इन्वायरमेंट भी होते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो परेशान करते हैं। ये सब रीज़न जो है जिसके चलते वो जो है एक तरह से उसमें ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब ये कौन कौन से तरीके हैं उसको भी मैं आपको समझा दूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं कि देखिए, हम लोग भी स्टडी किए हैं क्लास में, तो हमें एक तरह से इन्वायरमेंट तो मिलता है, पर सम टाइम जो है कुछ ऐसा माहौल बन जाता है जिसके चलते हम स्टडी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो हम आगे आते हैं और हम देखते हैं कि हम क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर इस तरह के क्लासरूम में हमें अगर प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्शन रिसर्च करना है। अब एक्शन रिसर्च क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, जैसे कि इस लाइन के थ्रू आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी कि मान लीजिए आप प्रॉब्लम से परेशान तो हैं, पर सबसे पहले आपको ये तो जानना पड़ेगा ना कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद ही ना आप उसका सॉल्यूशन खोज पाएंगे। तो सबसे पहला जो एक्शन लिया जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली स्टडी के फील्ड में अगर
स्टडी आप कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आप जो है सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सर्च करें, अच्छे से उस पर डिटेल में आप सोच के आप अच्छे से डिटेल में बैठ के सोचिए और प्रॉब्लम को परिभाषित कीजिए और फिर आप उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि क्या कमी है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि एक तरह से क्लासरूम में बच्चे कभी कम आते हैं तो उसके चलते जो है एंगेजमेंट अच्छा नहीं हो पाता है और वो डिस्कशन नहीं कर पाते हैं और एक तरह से ये स्टडी में एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह के जो भी आपका सिचुएशन होगा आपको सबसे पहले वहाँ पर रिसर्च करना है। अब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो मेथड सब दिया गया है, तरीके जो दिए गए हैं वो स्पेशली अगर आप एजुकेशन को अच्छे रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं, चाहे कोई स्कूल हो, कोचिंग हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पर आप एजुकेशन देते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है और इसके थ्रू आप ये जो प्रैक्टिस है उसको आप अच्छा कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में। तो सेकेंड आप नोट कर सकते हैं जो कि है गैदरिंग डेटा। अब गैदरिंग डेटा का मतलब ये होता है कि आपको जो है डेटा को इकट्ठा करना है। अब किस टाइप के डेटा आपको इकट्ठा करने हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए सम मेथड यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ नेचुरल तरीके दिए गए हैं जिसको हम एक तरह से यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो गैदरिंग डेटा में आप सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं जो कि तरीका है सर्वेज एंड क्वेश्चनेज। यानी कि ये जो तरीका है इसमें आपको स्पेशली सर्वेक्षण और प्रश्नावली, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है यानी कि जो स्टूडेंट है उनकी किस फील्ड में रुचि है और वो किस तरह की धारणा को एक तरह से इकट्ठा करके रखे हैं और उसके बाद आपको उनसे पूछना है, उस चीज़ को जानने की कोशिश करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको एक अच्छा डेटाबेस लेना है इस चीज़ के बारे में। अगला जो तरीका है ये भी बहुत ही सिंपल जो कि बहुत लोग फॉलो करते हैं वो है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। यानी कि सिंपल में इसको मैं आपको समझाऊं तो देखिए क्लासरूम में हम अगर कभी एंटर करते हैं सबसे पहले हम वहाँ के माहौल को देखते हैं, वहाँ पर चीज़ें किस रूप से रखी हुई है, किस रूप से उनका माहौल है, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चों के लिए सूटेबल है या नहीं है, जो लर्निंग कर रहे हैं तो उनके लिए ये पैटर्न जो है सही है या नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब पैटर्न इसमें यूज़ किया जाता है। अगला जो तरीका इसमें आप ऐड कर सकते हैं वो है इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप। आपको इस चीज़ को भी देखना है कि स्टूडेंट जो है कितनी ज़्यादा एक तरह से ग्रुप को लेकर स्टडी जो करते हैं वो कितने फोकस है उस चीज़ को लेकर, क्या वो एक डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू के लिए रेडी है या नहीं है। इन सभी चीज़ को आपको अगर एज अ टीचर हो तो आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से देखना है, उनके इनसाइड को, उनके आउटसाइड को, सभी चीज़ें आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अब हम आगे आते हैं जो कि हमारा 4 नंबर है। तो इसमें है प्लानिंग एक्शन। यानी कि आपको इन सभी चीज़ों को अगर बेहतर करना होगा तो आपको कुछ प्लानिंग एक्शन भी लेने पड़ेंगे जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। हम एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है इम्प्लीमेंटिंग इंटरैक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी। यानी कि जो टीचिंग के जो तरीके हैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना। जैसे कि बच्चे अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो उनको ग्रुप डिस्कशन कराना, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ कराना जिससे बच्चे जो है वो क्लासरूम में इंगेज रहे और इंटरेस्टिंग वे में वो चीज़ों को सीखे। तो ये कुछ प्लानिंग एक्शन है। 2 नंबर जो दिया गया है इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि आप टीचिंग के मेथड में या फिर सिखाने के मेथड में आप एक तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी के टाइम में हम लोग देखते हैं कि सीखने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, हम गेम खेलते हुए भी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ऐसे आप मल्टीमीडिया जो सोर्सेस है उसका आप यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को एक अच्छे एक इंटरेस्टिंग वे में लाइक गेम के थ्रू या फिर सम अदर टूल्स के थ्रू आप उनको अच्छा एक इंटरेस्ट डेवलप करके चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कर सकते हैं। अगला जो 3 नंबर जो दिया गया है वो है हमारा रिलेवेंट ऑफ कंटेंट्स। यानी कि वास्तविक जीवन से चीज़ों को कनेक्ट करना। यानी कि समटाइम क्या होता है ना, कुछ टीचर का मेथड आप देखिएगा वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को समझाते हैं और ये बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बिकॉज आप बुक की लाइनिंग अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे उससे जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, पर वही चीज़ें आप कुछ स्टोरी के थ्रू या फिर एक तरह से रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताएंगे तो बच्चे उसको जल्दी दिमाग में फिक्स करते हैं
और बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिसको हम प्लानिंग एक्शन में रख सकते हैं और स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं कोई भी चीज़ सिखाने में। अब हम आगे आते हैं जो कि 5 नंबर स्ट्रैटेजी दी गई है, तो इसमें भी बहुत ही सिमिलर है जो कि मैंने ऊपर आपको समझाया, जैसे कि इम्प्लीमेंटिंग द एक्शन प्लान, जिसमें कि कुछ यहाँ पर प्लान्स दिए गए हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं स्टेप वाइज। तो पहला जो है आपको जो है एक तरह से आपको क्या पढ़ानी है टीचर को, स्पेशली वो मटेरियल को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें वो क्या रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और इसको इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे एक्टिविटीज़ वो फॉलो कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट दिया गया है वो जो है लेसन जो है उसको एक अच्छे वे में प्रेजेंट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, नए टूल्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि अभी ज़्यादा इंगेज है बच्चे उनसे या स्टूडेंट। अगला जो दिया गया है कि जो टीचर्स है वो अच्छे से एक तरह से ऐसे गोल्स रेडी कर सकते हैं बच्चों के लिए जो कि उनके फील्ड से रिलेटेड हो, उनको एक अच्छा गाइड मिल सके, तब जाके वो इंटरेस्ट भी करेंगे और अच्छे से उसको समझने के लिए वो जाएंगे और उनको इंटरेस्ट भी आएगा। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगले पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्टिंग, जो कि ऊपर मैंने आपको अभी समझा। क्लासरूम या फिर पढ़ाने की स्ट्रैटेजी क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर कुछ स्टेप जो इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। तो इस पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्लासरूम में बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है वो किस मात्रा में आ रहे हैं, उनका जो है किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि अब बच्चे जो है क्या सीख रहे हैं, टीचर उन्हें क्या सिखा रहे हैं और उनकी जो स्ट्रैटेजी उन्होंने जो न्यू लागू की है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसका फीडबैक जो है आपको पूछना है, चाहे वो बच्चे हो या फिर टीचर हो। बिकॉज देखिए जब कोई सिखाता है कोई चीज़, चाहे वो टीचर हो, तो वो उस चीज़ को सिखाता है, साथ में उस चीज़ को इंजॉय करता है और बच्चों तक भी वो वाइब्रेशन पहुंचाने की कोशिश करता है जिससे बच्चे भी उस चीज़ को कनेक्ट हो पाए। इस तरह के फीडबैक भी हमें लेने चाहिए कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छी है या नहीं। अब अगला जो पॉइंट है 7 नंबर, जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है इस चीज़ को भी हमें एनालाइज करना टू मच जरूरी है। बिकॉज आप ऐसे तो कोई फालतू में चीज़ें सीख नहीं रहे हैं ना, आप सीख रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आप देखना चाहते हैं, हम रिजल्ट चाहते हैं। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमें उसमें अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर हम उसको नहीं करेंगे, हम नई स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। तो चाहे टीचर को सिखा रहा है या बच्चे को सीख रहे हैं तो उनका रिजल्ट क्या आया है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजी है जिसका हम यूज़ करते हैं स्पेशली कुछ सीखने में और उसको और इंटरेस्टिंग वे में सिखाने के लिए हम नई चीज़ें हमेशा यूज़ करते हैं। तो देखिए पढ़ाई जो है वो रियली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसको हम डिफरेंट वे में सीख सकते हैं और ख़ुद को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एनी फील्ड में। अब यहाँ पर कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन में निष्कर्ष होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि आप कोई भी टॉपिक लिखे तो लास्ट में आपको कंक्लूजन का लाइन डालना है, क्योंकि चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश, ये पॉइंट जो होता है वो रियली में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और आपके आंसर को काफ़ी अच्छा बना देता है। तो वही जो हम लोगों ने ऊपर जो चीज़ें पढ़ी उसी को आपको संक्षेप रूप में यहाँ पर लिखना है कि किस तरह से हम क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के इन्वायरमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है, आप नोट कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 2 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट of inclusive education. What are the barriers in providing inclusive education? What are your suggestions to overcome them? Give suitable examples. यानी कि इस क्वेश्चन में आपको लिखना है कि समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है वो क्या है, उसे आपको समझाना है और साथ में समावेशी शिक्षा जो हम लोग प्रदान करते हैं उसमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, उसको भी आपको लिखना है और उन्हें दूर करने के लिए आपके पास क्या सुझाव है, क्या सॉल्यूशन है, उसे लिखना है। साथ में एग्जाम्पल भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये एक्चुअली में है क्या,
फिर हम इसको और डीपली जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, इसको सिंपल वे में अगर मैं आपको समझा दूं तो समावेशी शिक्षा का मतलब वो होता है कि वे सभी बच्चे जो कि एक तरह से विकलांग है, यानी कि किसी का हाथ सही नहीं है तो किसी का पैर सही नहीं है, तो कोई सही से बोल नहीं पाता है और बहुत सारी समस्या है, तो उन बच्चों को एक ही क्लास में एक ही स्कूल में रखना और उन्हें भी वो सेम अपॉर्चुनिटी देना, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो ऐसा फील ना कराना कि उनके अंदर कुछ कमी है, वो कर नहीं सकते, तो इसके लिए उनको एक अलग व्यवस्था करना और एक तरह से उनको एक तरह से सेम फैसिलिटी देना जो कि बाकी बच्चों को दी जा रही है। तो समावेशी का मतलब ही होता है कि साथ में इक्वल शिक्षा देना। तो ये समटाइम बाधाएं हो जाती है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो विकलांग बच्चे हैं उनको एक साथ और सेम पोजीशन की एजुकेशन देना। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग इस चीज को हम और डीपली समझ लेते हैं कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये जो एक धारणा होती है समावेशी शिक्षा देना सभी बच्चों को, चाहे वो विकलांग हो या फिर वो सही हो, उनकी बॉडी में कोई कमी क्यों ना हो, तो ये जो चाहे उनकी लैंग्वेज की बैरियर हो या फिर एक तरह से छोटे जात के हो या कुछ भी हो, तो उनकी इस बैरियर को दूर किया जाए और उनको एक इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए कि उनको कुछ कमी ना हो। अगर उनके क्लासरूम में कोई बैरियर है या फिर समझाने के तरीके में कुछ बैरियर आ रही है, तो उन सभी चीज़ों पे एक तरह से फोकस देना और उनको ऐसा मेथड या फिर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे उनकी जो क्षमता है वो विकसित हो और वो अच्छे से एजुकेशन ले सके। अब हम आगे आते हैं और हम इसके बैरियर को समझ लेते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट बैरियर में आप लिख सकते हैं एटीट्यूडिनल बैरियर, यानी कि मनोवैज्ञानिक बैरियर आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि लोगों की कुछ धारणा ऐसी दिमाग में फिक्स होती है ना कि जो विकलांग बच्चे हैं या फिर जिनकी बॉडी में कुछ कमी है वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, उनकी क्षमता बहुत ही लो लेवल की है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मनोवैज्ञानिक है बच्चों में डालने की, ऐसे हमें तरीके को बनाना चाहिए कि इस तरह की धारणा हम बच्चों से दूर रखें कि उनके दिमाग में ये गलत विचार जो है ना आए और ना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आए। तो ये एटीट्यूड भी जो है एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगला जो बैरियर आता है वो है इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, यानी कि एक तरह से जो शिक्षक हैं एक तरह से अपर्याप्त एक तरह से प्रशिक्षण आप बोल सकते हैं। तो समटाइम क्या होता है ना कि ऐसे टीचर जो है वो बच्चों को एजुकेशन देते हैं जिनके पास कोई अच्छा मेथड नहीं होता है, कुछ अच्छा स्किल नहीं होता है, तो जिसके चलते ये भी एक बैरियर क्रिएट कर देती है लर्नर्स के लिए। अगला जो बैरियर है 3 नंबर आप लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर, यानी कि एक तरह से सही ढंग से चीज़ों को ना रखना। तो समटाइम क्या होता है ना कि स्कूल में, कॉलेज में या फिर जहाँ भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ की कुछ ऐसे मैनेजमेंट रहते हैं, चीज़ों को रखने के तरीके या फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो अव्यवस्थित होती है, यानी कि वो सही ढंग से नहीं रखी जाती है, जैसे कि वॉशरूम हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो होती है क्लासरूम में भी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको सही मेथड में नहीं रखा जाता है, सही टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये भी सम टाइम बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि विकलांग हैं उनको बहुत दिक्कत पहुंचाती है। तो ये सब चीज़ें भी बाधा क्रिएट करती है। अगला जो बैरियर आ जाता है स्टडी में वो है करिकुलर बैरियर्स। ये जो बैरियर होता है वो एक तरह से जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट के लेसन को पढ़ाने में ऐड कर लेते हैं जिसमें बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो सही से समझ भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह से पाठ्यक्रम का जो चयन होता है टीचर के थ्रू, तो वो समटाइम अच्छी नहीं होती है, जिससे कि बच्चे सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि क्लासरूम में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं या कुछ ऐसे लेसन होते हैं जो कि बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो बहुत ही मजबूरी में उस चीज़ को पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो इस तरह के कुछ सिस्टम या फिर कुछ लेसन को हमें हटा के कुछ नई चीज़ों को ऐड करना चाहिए कि बच्चे उसको सीखें और उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप टीचर पढ़ाए जा रहे हैं बट बच्चों का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो एक तरह से टाइम वेस्टिंग हो रही है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हैं और ना ही वो फ्यूचर में उस चीज़ को करेंगे। तो उसकी जगह पे हम कुछ और चीज़ें वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी के टाइम में बहुत तरह के स्किल बच्चों को सिखाए जाते हैं, पैसे मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें उसमें ऐड करनी चाहिए। अगला जो बैरियर आ जाता है स्टडी के फील्ड में वो है पॉलिसी एंड फंडिंग इशू।
अब देखिए कुछ स्कूल या इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसी पॉलिसी होती है जो कि रियली में हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ख़राब होती है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पॉलिसी भी एक तरह से बैरियर का काम करती है और साथ में कुछ ऐसे फंडिंग इशू, पैसे की समस्या हो जाती है बच्चों में, जो बच्चे तेज भी हैं पर उनके पास पैसे की सुविधा नहीं है, तो उसके चलते भी उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इस चीज़ों में भी थोड़ी सी। अब हम आगे आते हैं तो अगले पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, यानी कि इस तरह के बैरियर्स अगर हमें स्टडी के फील्ड में देखने को मिलते हैं तो हम इस बैरियर को कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेंजिंग एटीट्यूड्स, यानी कि हमें अपना जो सोच विचार है, हमारी जो मानसिकता है उसको बदलना पड़ेगा। और ये हर फील्ड में होता है कि आपकी जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, आपका जो कॉन्सेप्ट है किसी चीज़ को लेकर, तो वो आप कभी भी बदल नहीं सकते हैं। तो सेम चीज़ फॉलो होती है स्टडी में, सीखने में भी। तो हमें इस तरह के एटीट्यूड को बदलना चाहिए कि सभी बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार है, चाहे वो विकलांग बच्चे हो या फिर एक नॉर्मल बच्चा हो। तो उसको ये हक है कि वो अपनी लाइफ को डेवलप करे, अपने अंदर स्किल ले। तो इस तरह की ट्रेनिंग टीचर को देनी चाहिए, पेरेंट्स को देनी चाहिए और साथ में बच्चों के अंदर भी इस तरह की बातों को भरनी चाहिए कि वो भी शिक्षा ले सकते हैं, वो भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और वो भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हमें जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस के रूप में लानी पड़ेगी, तब जाके हम इस तरह के बैरियर को कम कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है जो कि सेकंड नंबर है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये भी एक तरह से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली टीचर्स के लिए, कि अगर वो शिक्षा दे रहे हैं तो उनको ऐसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे वो अच्छे स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सके और बच्चों को अच्छे से शिक्षा प्रोवाइड कर सके। तो उन्हें प्रोफेशनल डेवलपमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला जो पॉइंट है 3 नंबर में आप ऐड कर सकते हैं वो है इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया कि सम टाइम जो क्लासरूम में या फिर जहाँ हम लोग स्टडी करते हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो वहाँ पर जो चीज़ें होती है सही ढंग से नहीं होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, वॉशरूम के कुछ इंस्टीट्यूशन या फिर कुछ स्टडी के इंस्टीट्यूशन जो कि सही रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को भी लेकर हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए जिससे कि बच्चों को सुविधा हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी बन सके और बच्चे अच्छे से स्टडी कर सके। अगला जो चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो है फ्लेक्सिबल करिकुलर, यानी कि हमें पाठ्यक्रम का चयन ऐसे करना चाहिए टीचर्स को कि बच्चे उससे इंटरेक्ट कर सके और अच्छे से उस तरीके को, उस लेसन को समझ सके और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ वो नई चीज़ें भी क्रिएट कर सके, क्वेश्चंस करे और भी बहुत सारी चीज़ें वो सीखे। यानी कि हमें पाठ्यक्रम को थोड़ा बहुत हमेशा बदलनी चाहिए, एक ही चीज़ें हमें हमेशा नहीं रखनी चाहिए, उसमें हमें चेंजेस करनी चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें रखनी चाहिए जिससे बच्चे उसको समझे और सीखे और अपनी लाइफ में भी उसको फॉलो करें। अगला जो पॉइंट है आप ऐड कर सकते हैं वो है पॉलिसी एंड फंडिंग सपोर्ट, यानी कि अभी हम लोगों ने बात किया कि हमें पॉलिसी भी बदलनी चाहिए, कुछ ऐसे नियम भी हमें रखने चाहिए जो कि अच्छे हो और सूटेबल हो और साथ में हमें पैसों से लेकर समस्याओं को भी दूर करनी चाहिए। अभी तो बहुत सारे स्कूल में एक तरह से एनजीओ जो है वो दान करते हैं, कुछ ऐसी चैरिटी होती है जो कि स्कूलों में दान करती है, तो उस पैसों को हमें सही डायरेक्शन में यूज़ करनी चाहिए कि उससे बच्चों को भी यूज़ हो। तो इस तरह की चीज़ें इसमें आती है जिसे आप नोट कर सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी पूछा था तो आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, जैसे पहला जो है एटीट्यूडनल चेंज, जो कि अभी मैंने ऊपर आपको समझाया, सेम वही चीज़ें हैं, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल में। देन अगला जो है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि टीचर्स को कैसे एक तरह से प्रोफेशनल होना चाहिए, अच्छे से टीचिंग का मेथड सीखना चाहिए और इस चीज़ को प्रोवाइड करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला जो है कि क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर है उसको हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, उसमें नई चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए जिससे बच्चों को एक नया इन्वायरमेंट मिल सके और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 3 नंबर है। तो ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और ये इससे आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, जो कि है व्हाट इज एम लर्निंग, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एम लर्निंग। सो ये एम लर्निंग है क्या, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आपको पता है तो अभी आप कमेंट ज़रूर करना। चलिए अब हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि एम लर्निंग जो होती है इसको हम लोग एम लर्निंग भी बोलते हैं या फिर हम इसको मोबाइल लर्निंग भी बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम किस लर्निंग की बात कर रहे हैं।
तो इससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे खुद को कि अभी के टाइम में मोबाइल लर्निंग जो है सुपर फास्ट हो गई है, जिसमें हमें कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही हमें कोई जाने की बाधा उत्पन्न होती है। तो ये जो लर्निंग करते हैं हम अपने स्मार्टफोन के थ्रू करते हैं, हम अपने टैबलेट्स के थ्रू करते हैं, लैपटॉप के थ्रू करते हैं, और भी बहुत सारे फैसिलिटी हो गए हैं जिसके थ्रू हम एक तरह से एम लर्निंग करते हैं। और ये अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है कि बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें वेट करने की ज़रूरत नहीं है और वो जितना मन उतना बार उस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है अभी के टाइम में जो कि आ गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक सीखने का तरीका हो गया है। हम हर चीज़ घर बैठे सीख सकते हैं, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग टाइम को फिक्स कर सकते हैं और हमें एक तरह से कोई फिज़िकल रूप से कोई हमें स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए। हम अच्छे से सीख सकते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये होता है एम लर्निंग, जो कि मोबाइल के थ्रू हम कोई चीज़ सीखते हैं। जैसे कि इसका अच्छा एग्जाम्पल है, अभी आप देख सकते हैं आपके पास में भी बुक ना हो या फिर आपके को कोई नॉलेज ना हो, बट फिर भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और जाके आप एग्ज़ाम देंगे, फिर भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी एक तरह से फिजिकल स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब एम लर्निंग के कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिसको हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि पहला जो इसके फीचर्स दिए गए हैं वो है एसेसिबिलिटी, यानी कि पहुंच। अब सम टाइम देखिए क्या होता है ना कि पहले के टाइम में स्कूल कॉलेज वगैरह बहुत दूर होते थे, कोचिंग सेंटर, तो बच्चों को जाने में बहुत सोचना पड़ता था और बहुत ही कम मात्रा में बच्चे एजुकेशन ले पाते थे। पर ये जो बैरियर है अभी ख़त्म हो गई है, तो आप कहीं भी रहे आप एजुकेशन ले सकते हैं। अगला जो इसके की फीचर्स है वो है पर्सनलाइजेशन, यानी कि अपनी व्यक्तिगत को आप अच्छा बना सकते हैं, यानी कि आप अपने अंदर के स्किल को अपने एक्सपीरियंस को आप एक अच्छे वे में एक अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ला सकते हैं अगर आप कोई चीज़ सीख लेते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है। अगला जो फीचर है वो है इंटरेक्टिविटी। ये जो होती है एक तरह से बहुत ही अच्छा ये मेथड होता है जो कि बच्चों को या फिर स्टूडेंट को अच्छे से चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। ये जो चीज़ें होती है, कुछ ऐसे फेजल्स होते हैं, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, कुछ ऐसे गेम के थ्रू बच्चे जो है एजुकेशन करते हैं जो कि उससे वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं और चीज़ों को बहुत ही ईजी वे में सीख लेते हैं, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो जाते हैं। अगला जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो है कोलैबोरेशन, यानी कि एक तरह से आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं एक साथ। आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं और अपने और उनके आइडिया को भी आप जान सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एक अच्छा आप वहाँ पर माहौल रेडी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें एक तरह से हेल्प करती है। अगला जो 5 नंबर है, तो मोबाइल तो हम यूज़ करते हैं और उसमें जो एप्लीकेशन होते हैं वो हमें इमीडिएटली क्या करते हैं, फीडबैक दे देते हैं अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है, तो आप बहुत सारे ऐप है जैसे ग्रामरली है और भी बहुत सारे ऐप है जिसके थ्रू आपको उसी टाइम आपके मिस्टेक को पता चल जाता है और आप उसको इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं उसी टाइम में। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अब इसमें आप कुछ एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं कि एम लर्निंग के क्या क्या एग्जाम्पल है अगर आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे कि डुओलिंगो लैंग्वेज लर्निंग ऐप जो है जिसके थ्रू आप अच्छे से मोबाइल से, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि कुछ ऐसे लेसन हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि हमें सीखने में अच्छी लगे। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐप्स के यहाँ पर नेम दिए गए हैं जिसे आप लिख सकते हैं, हमें इंस्टेंट फीडबैक मिल जाते हैं, हमारी पहुँच काफ़ी ऊपर तक हो जाती है और हम बहुत ही डीपली चीज़ों को सीख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टाइम को देकर। तो ये सब पॉइंट है जिससे आप नोट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 4 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि राइट मेन फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RTE, जो कि 2009 में आया था। तो ये है क्या, इसको सबसे पहले हम जान लेते हैं, देन हम इसके फीचर्स पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन यूज करना है कि ये जो हमारा एक्ट है ये एक्चुअली है क्या और इसे क्यों बनाया गया है। तो देखिए, ये जो हमारा राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है जो कि 2009 में इसे लागू किया गया था, तो ये जो है स्पेशली यहाँ पर तो ये एक एजुकेशनल पॉलिसी है जो कि इंडिया में हर प्लेस पे लागू होती है। यानी कि कोई भी बच्चा जो कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एक तरह से एजुकेशन देनी ही चाहिए। ये एक तरह से कंपलसरी है और इसके पीछे इंडिया का एक तरह से एम या पर्पस बोल सकते हो, हर बच्चे को
को एक तरह से शिक्षा मिले। और ये जो है इसमें एक तरह से बहुत सारे फीचर्स है जो कि हम नीचे बात करेंगे अभी। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये एक एजुकेशन पॉलिसी है जो कि इंडिया में लागू की गई थी 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, और ये कंपलसरी है, ठीक है ना। नीचे मैं आपको फीचर्स के थ्रू इसको समझाती हूँ। तो इस पॉलिसी का पहला जो फीचर है वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको ये अधिकार है कि वो जो है फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं, और यहाँ पर उन्हें कोई रोकेगा नहीं। उनके चाहे पढ़ाई से लेकर समस्याएं हो, उनके ड्रेसिंग से होकर खाने पीने से हो, या फिर जो भी उनके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, चाहे उसके किताब हो, यूनिफॉर्म हो, या फिर अदर कोई भी उसकी नेसेसरी हो। तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को देना ये कंपलसरी है इस एजुकेशन के अकॉर्डिंग। और आपने देखा भी होगा कि ऑलमोस्ट सभी सरकारी स्कूल में ये सारी फैसिलिटी हमें मिलती है कि बच्चे जो है एजुकेशन ले सकते हैं, वहाँ पर कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर हाँ, इसमें भी लोग कुछ जो है ऊपर नीचे करके पैसा घूस ले ही लेते हैं, ये चीज़ें तो है ही। अगला जो इसके फीचर्स है जो कि काफ़ी अच्छे हैं वो है नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने ऑलवेज देखा होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था ना कि बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, स्पेशली वो किस कास्ट से हैं, किस रिलीजियस से हैं, उनकी इकोनॉमिक क्या स्टेटस है, वो गरीब है या अमीर है, ये सारी चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। और इसके चलते बच्चों में तो भेदभाव होता था और उन्हें कोई भी फैसिलिटी मिलती नहीं थी, उनको हमेशा अछूत माना जाता था। आपने भीमराव अंबेडकर जी की स्टोरी सुनी होगी, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें बहुत ही क्लियर रूप से दिखाई गई। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और साथ में जो है बच्चों को पनिशमेंट ऐसी मिलनी चाहिए जिससे कि उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, यानी कि ना कि उन्हें कोई मानसिक पीड़ा दी जाए, ना उनका शोषण किया जाए। तो ये सब चीज़ें इसके अगेंस्ट है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस पॉलिसी में स्पेशली। अगला जो पॉइंट है, यानी कि अगला जो फीचर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो है एडमिशन टू एज अप्रोप्रिएट क्लास, यानी कि समटाइम क्या होता है ना, इस पॉइंट के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि समटाइम क्या होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कभी स्कूल गए नहीं होते हैं, तो उनके एज के अकॉर्डिंग एक तरह से उस क्लास में भेजनी चाहिए, पर उससे पहले उन्हें अच्छे से शिक्षा दे देनी चाहिए और उनको उस क्लास के लेवल तक पहुंचा देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। सेकंड जो है उनको अच्छे से वही ट्रेनिंग देना और बच्चों को अच्छे से चीज़ों को इंटरेक्ट करना, वो माहौल देना कि वो जो है स्कूल नहीं गए हैं तो क्या हुआ है, बट उसको वो मैनेज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें आती है। अगला जो फीचर है जो कि 4 नंबर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी स्टैंड, यानी कि हर स्कूल में इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है पहला जो एक्ट है जिसमें कि हर स्कूल में एक तरह से बच्चों के लिए एक तरह से बहुत ही अच्छे ढंग का स्कूल होना चाहिए, बच्चों के लिए क्लासरूम अच्छे होने चाहिए, टॉयलेट्स होनी चाहिए और साथ में पानी पीने की भी सुविधा होनी चाहिए और एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। देखिए मोस्टली स्कूल में तो हमें सही से टॉयलेट ही नहीं मिलता है, तो फिर लाइब्रेरी की तो हम बात ही छोड़ दें। तो इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए इस नियम के अकॉर्डिंग, पर लोग करते नहीं है। सेकंड जो है बच्चों के लिए क्लासरूम ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे को ठूंसा ना जाए, यानी कि क्लासरूम जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को उसमें एडजस्ट करनी चाहिए और ये सब चीजें होनी चाहिए। टीचर के लिए भी कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। अगला जो फीचर है इस नियम के अकॉर्डिंग टीचर क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग, यानी कि पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऐसे टीचर को एक तरह से रखनी चाहिए, यानी कि जिस लेवल के स्टूडेंट है उस लेवल के टीचर को भी रखनी चाहिए। अच्छे जो टीचर है जिनके पास स्किल है उनको रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें भी इसमें देखी जाती है। और दूसरा जो इसमें फीचर है जो कि एक तरह से आपने सुना होगा, बहुत सारे सरकारी स्कूल में क्या होता है ना कि टीचर को ट्यूशन कराने का एक तरह से परमिशन नहीं होता है, पर फिर भी वो चुपके से कराते हैं। तो यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट है वो इस तरह की चीज़ों को बंद कराई थी, तो इसमें टीचर के क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग को भी एक तरह से फीचर्स के रूप में ऐड किया गया है। अब हम आगे आते हैं जो कि 6 नंबर इसके फीचर्स है। तो 6 नंबर इसके फीचर्स में आप लिख सकते हैं कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन,
जिसको हम लोग शॉर्ट में CCE बोलते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें जो एक तरह से रूल्स दिए गए हैं कि बच्चों का जो एजुकेशन है वो ऐसे तैयार किया जाए, ना कि कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। बस उनका जो बेसिक जो नॉलेज है वो इम्प्रूवमेंट हो, वो चीज़ों को समझे सीखे, इस चीज़ के लिए उनको रेडी किया जाए, ना कि कोई बड़े एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये छोटे लेवल का होता है ना, इसीलिए। अब देखिए दूसरा जो है, इसमें जो बच्चे जो है, जब तक बच्चों को एक तरह से शिक्षा ना पूरी मिल जाए तब तक उसे कोई रोक नहीं सकता है इस नियम के अकॉर्डिंग। अब 7 नंबर फीचर्स में आप लिख सकते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SMCS। तो पहला जो इसमें आप लिख सकते हैं जो कि फीचर्स में, कि हर स्कूल में कुछ ऐसे सामुदायिक भागीदारी या फिर जवाब देने के लिए, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए एक ऐसे प्रशिक्षण, यानी कि अच्छे प्रोफेशनल रूप से टीचर होने चाहिए या फिर अधिकारी होने चाहिए जो कि अच्छे से स्कूल को मैनेज कर सके। और साथ में SMSC जो है वो अधिनियम जो है वो हर कार्य के लिए, स्कूल के कामकाज की निगरानी के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। तो ये सब। अगला जो फीचर है 8 नंबर, यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में आपको समझा रही हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स एंड रिजर्वेशन, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल है या फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर ऐसे बच्चे जो कि एक तरह से, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि आपको पता है बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं बच्चों के एडमिशन में, जिसके चलते नॉर्मल लो क्लास के बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते, वहाँ पर सब रिच और हाई लेवल के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। मोस्टली होता है कि जिस घर में 3-4 बच्चे हैं वहाँ पर तो सिर्फ लड़कों को ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, लड़कियों के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, उसको बस सरकारी स्कूल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह के नियम के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्कूल में 25% जो सीटें हैं रखना उनका कंपलसरी है, जो कि एक तरह से इकोनॉमिक रूप से वीक है, जिनके पास पैसों की कमी है या फिर वो फाइनेंशियली बहुत कंडीशन खराब है, तो ये भी रूल इसमें लागू होता है। अगला जो गवर्नमेंट का रूल है इसमें कि ऐसे स्कूलों में जो कॉस्ट वगैरह जो खर्चे पड़ते हैं उन बच्चों के लिए वो लोग दे, यानी कि कुछ मंथ के फीस को माफ़ करे, एजुकेशन को लेकर उनको कुछ सपोर्ट करे। तो ये सब चीज़ें आती है, प्राइवेट स्कूलों में भी इस चीज़ को लागू किया गया है। अगला जो 9 नंबर फीचर दिया गया है जिससे आप लिख सकते हैं वह है ग्रीवेंस रेडरेशल, यानी कि शिकायत निवारण करना। सिंपल सी बात है कि इसमें टीचर्स का भी कुछ शिकायत होता है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको भी देखना और उस चीज़ को कम करना, उनके प्रॉब्लम को समझना, तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो ये सब बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर है जिनको एक तरह से इसमें लागू किया गया है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि रियली में बहुत ज़्यादा वीक हैं, जैसे जिनके पेरेंट्स उनको पढ़ा नहीं सकते हैं। तो सरकार ने इस चीज़ को लागू किया है कि उन्हें भी क्वालिटी एजुकेशन मिले और साथ में वो भी लाइफ में आगे बढ़े और देश को भी आगे बढ़ाए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, एक्सप्लेन द मेन पर्पस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, गिव सूटेबल एग्जाम्पल, यानी कि हाई लेवल के जो एजुकेशन है क्या बेस्ट प्रैक्टिस जो है इंक्लूड किए गए हैं, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके उसके एग्जाम्पल को लिखना है। अब इसे हम आंसर के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। देखिए तो इसमें बेसिकली जो चीज़ें इंक्लूड की गई है वो एक तरह से डिफरेंट टाइप के फील्ड में बच्चों को रेडी करना जो कि इंटरेस्टिंग हो और काफ़ी ज़्यादा वो आगे बढ़ सके, जैसे कि एजुकेशन के फील्ड, हेल्थ केयर के फील्ड में हो गया, बिजनेस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और प्राइमरी कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसको बच्चे सीखे और लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। उनको ऐसे एक तरह से स्ट्रैटेजी, मेथड या फिर टेक्नोलॉजी देना, यानी कि रणनीतियाँ और कुछ ऐसे तरीके सिखाना जिससे वो पूरी दुनिया में अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कर सके, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और अपने देश बढ़ा सके। तो ये सब चीज़ें इसमें बेस्ट प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं डिफरेंट टाइप के फील्ड में, और ये सब फील्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि सबके काम जो है बटे हुए हैं, जिसको जो काम बहुत अच्छे से आता है वो उस फील्ड में जाता है। अब हम आगे आते हैं और इसके की पॉइंट को हम जान लेते हैं। जैसे कि पहला दिया गया है इम्प्रूवमेंट एंड एफिशिएंटी, यानी कि सुधार करना, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंस्टीट्यूशन है जो कि ऐसे प्रैक्टिस को प्रोवाइड करते हैं, मेथड को शो करते हैं, जिससे बच्चे जो है या फिर स्टूडेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं और अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं जिस फील्ड में भी वो जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें इसमें काम करती है।
अगला जो इसमें की पॉइंट है वो है स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें चीजों को ऐसे सुव्यवस्थित की जाती है, ऐसे तरीकों से सिखाया जाता है जिससे वो सीख के और दूसरे को भी सिखा सके और उस चीज को आगे बढ़ा सके। अगला जो पॉइंट है जिसे आप ऐड कर सकते हैं की पॉइंट में वो है इनोवेशन एंड एडॉप्टेशन, यानी कि नई चीज़ों को एडॉप्ट करना, नई चीज़ों को एक तरह से खोजना। तो शिक्षा के फील्ड में ये हमेशा से ही होती है कि हम नई चीज़ों को हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको लाने की कोशिश करते हैं कि हम और अच्छी और ईजी तरीके से लोगों को सिखा सके और उनकी प्रैक्टिस को हम कंप्लीट करा सके। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। अगला जो इसमें की पॉइंट है वो है कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, यानी कि अगर हम किसी से कोलैबोरेशन करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, हम नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, उनके नॉलेज को हम ले सकते हैं और हमारे दिमाग में और नए आइडियाज़ आएंगे और हम उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी इसमें शामिल होती है। अगला जो पॉइंट है वो है क्वालिटी एंड कॉम्प्लायंस, यानी कि एक तरह से गुणवत्ता को विकसित करना। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी जब यूज़ करते हैं तो हम अपनी क्वालिटी को भी इंक्रीज करते हैं, उसमें नई चीज़ें हम ऐड करते हैं और उसको बहुत अच्छा बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं और इसके एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझ लेते हैं। जो कि ऊपर मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग करके दी गई। जैसे कि एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी मेन पर्पस यही है कि हम एक तरह से अच्छी चीज़ों को प्रोवाइड करें बच्चों को सिंपल वे में। हम सॉरी पीछे से थोड़ी आवाज़ आ रही है जिसके चलते थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब आगे आप ऐड कर सकते हैं जो कि हेल्थ केयर है, तो इसमें भी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने के बारे में इसका पर्पस है कि इसको हम अच्छा बना सके। बिजनेस के फील्ड में हो गया, देन टेक्नोलॉजी आप लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के भी फील्ड में ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में जो कि है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन, एक्सप्लेन देम ब्रीफली, यानी कि आपको शिक्षा से संबंधित संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या है उसको आपको संक्षेप में लिखना है। यानी कि बेसिकली इसमें आपको लिखना है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारा जो संविधान है उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि क्या क्या नियम है उसको हम जानेंगे ब्रीफली यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन हम एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि इन इंडिया में, यानी कि भारत में, ये जो संविधान से रिलेटेड जो आर्टिकल बनाए गए हैं स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में, उसके कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है और इसमें मेन इनकी जो जिम्मेदारी होती है भारत के अच्छे से अपने मौलिक अधिकार का पालन करे और हर बच्चे को एजुकेशन मिल सके। और ये एक तरह से देश के हर नागरिक का एक तरह से ये मौलिक अधिकार है। तो इस तरह से पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, स्पेशली जो है अनुच्छेद दिए गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हम जान लेते हैं। तो पहला जो आर्टिकल है जो 21A है, तो ये जो है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा जो है वो एक मौलिक अधिकार है हर एक नागरिक का। यानी कि ये जो अनुच्छेद है, यानी कि ये अनुच्छेद, यानी कि संशोधन 86 में 2002 में ये आर्टिकल में कहा गया है कि बच्चे, यानी कि जो 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री में तो एजुकेशन दी जाएगी और साथ में ये अधिकार अगर उनसे कोई छीनने की कोशिश करेगा तो फिर वो मान्यता नहीं होगी, उसके बदले उन्हें सज़ा भी मिल सकती है और बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी 6 से 14 वर्ष के आयु वाले सभी बच्चों को। अब हम आगे आते हैं। तो सेकंड नंबर जो हमारा आर्टिकल है जो कि 45 है, तो इस आर्टिकल में एक तरह से जो ईयरली बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि एकदम छोटे जो 6 साल के अंदर जो बच्चे हैं, उनके एजुकेशन को लेकर तो ध्यान दिया जाएगा और साथ में उनके केयर, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं जैसे कि 6 साल के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए जहाँ भी वो एजुकेशन लेते हैं तो उनको फ्री में तो एजुकेशन देना ही है और साथ में उनके बचपना या फिर उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान देना है और उनको एक तरह से आगे के फ्यूचर के लिए एक तरह से अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्हें वो सारी फैसिलिटी देनी चाहिए। यानी कि सिंपल में अगर हम लोग बात करें तो 45 ये जो है ये सभी राज्य को सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक उनकी जो स्टार्टिंग की जो बाल अवस्था है उसकी देखभाल करना और उसको शिक्षा प्रदान करना और एक तरह से उन्हें अच्छा निर्देश देना। अब हम आते हैं 3 नंबर जो आर्टिकल है, तो आर्टिकल 46 में प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल
एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। यानी कि सिंपल में अगर हम लोग बात करें तो इस आर्टिकल में इसका जो एम है, इसका जो लक्ष्य है, वो ऐसे वर्ग के बच्चों को एक तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करना जो कि एक तरह से बहुत ही छोटे जात के हैं, एक तरह से लो मिडिल क्लास के हैं, जंगली बच्चे हैं, एक तरह से आदि मानव या फिर जो जंगल में बच्चे रहते हैं, उनको शिक्षा प्रोवाइड करना, अच्छे से उनकी देखभाल करना और उनको भी एक तरह से एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करना। अगला जो आर्टिकल है जो कि 4 नंबर, तो ये आर्टिकल 30, तो इसमें एक तरह से ये जो नियम है वो दिया गया है स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक तरह से जिनको अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से रिलेटेड जो भी उनको अगर उस फील्ड में काम करनी है तो उसको ईजिली कर सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं होता है और वो अपनी संस्कृति साथ में लेके चल सकते हैं। बिकॉज बहुत जगह ऐसा भी होता है कि हम अपनी संस्कृति को नहीं ले सकते हैं, अपने चूज़ की हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे भी है। तो इस आर्टिकल में ये बताता है कि नहीं, आप ये कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है। अगला जो आर्टिकल है जो कि हमारा 5 नंबर है 29, तो इसमें एक तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट या फिर अपनी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, तो इसमें आपके पास ये अधिकार है कि आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। आप एक तरह से अपनी लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में चाहे, आप जिस कल्चर में चाहे आप सीख सकते हैं, इस पे कोई भी आपको रोक टोक नहीं होती है। सेम वही है, बस यहाँ कुछ एडवांस आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब अगला जो आर्टिकल दिया गया है जो कि 6 नंबर है, तो इसमें आपको करना है आर्टिकल 28 में फ्रीडम एज टू अटेंड एज रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि इसमें आपके पास ये आज़ादी है कि आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करते हो या कुछ भी सीखते हो, तो आपको अगर मर्जी नहीं है किसी भी धार्मिक ओकेशन में जाने का, तो आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है, वो आपके मन के अकॉर्डिंग है। अगर आपको मन है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज़ आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। जैसे कि सिंपल वे में अगर हम लोग समझे तो धर्म परिवर्तन का जो होता है कि यानी कि हम जिस धर्म के होना चाहते हैं हम बन सकते हैं, हम पे कोई ज़ोर दबाव नहीं हो सकता है। अब एक और जो है 7 नंबर जिसे आप ऐड कर सकते हैं जो कि हमारा आर्टिकल 51A में, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि कुछ मौलिक हमारे कर्तव्य होते हैं हर एक नागरिक के। देखिए, बच्चा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको सही से एजुकेट करना, उसको एक लाइफ में अच्छा पर्सन बनाना ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उसको एजुकेशन देना उनका ड्यूटी है। अगर वो नहीं देते हैं तो ये भी एक तरह से क्राइम कहलाएगा। ये सबकी ड्यूटी है कि जो भी पेरेंट्स है वो अगर उनके बच्चे 6 से 14 साल की उम्र तक उनको एजुकेशन देना, ये उनकी ड्यूटी है। आप और भी यहाँ पर आर्टिकल ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 7 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, गिव सूटेबल एग्जाम्पल। यानी कि सबसे पहले आपको एजुकेशनल जो रिसर्च है यानी कि शिक्षा अनुसंधान, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है आपको बतानी है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है और साथ में आपको एग्जाम्पल भी देना है। ओके, तो हम आंसर के थ्रू इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च यानी कि जो अवधारणा है वो एक तरह से शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया है। यानी कि सिंपल में अगर हम लोग बोले तो रिसर्च और सिस्टमेटिक इंक्वायरीज के थ्रू ये टीचिंग और लर्निंग का एक प्रोसेस होता है और इसका जो स्टार्टिंग का जो एम होता है, जो लक्ष्य होता है, वो एक तरह से नया ज्ञान को विकसित करना। और एजुकेशन के फील्ड में ये जो प्रथाएं है, ये जो एक तरह से मेथड है, इसको सुधारना और नई शिक्षा नीति को सुनिश्चित करना, उसको बनाना, उसमें नए मेथड, नए तरीकों को ऐड करना, बहुत ही इजी तरीके से उसमें चीज़ों को मिक्स करना, बनाना, उसकी एक योजना रेडी करना। यानी कि आपको आंसर के थ्रू ही पता चल रहा है कि एजुकेशनल रिसर्च यानी कि पढ़ाई के लिए एक तरह से हम क्या क्या सुविधाएं खोज सकते हैं, है ना। अब हम आगे आते हैं और इसके पॉइंट को थोड़ा डीपली और जानते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि जो एजुकेशनल रिसर्च है, शिक्षण जो अनुसंधान है, उसके क्या लक्ष्य है, उसके उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्रोसेस,
यानी कि आप एजुकेशनल ले रहे हैं, आप शिक्षा ले रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, उसको आपको सबसे पहले समझना है। क्या तरीके हैं, क्या स्ट्रैटेजी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसका लक्ष्य होता है कि इसको हम अच्छे से समझें। अगला जो इसमें पॉइंट है जो कि एक तरह से है इम्प्रूविंग प्रैक्टिस, यानी कि लोग इसमें एक तरह से एनालाइज करते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं, आप जो सिखा रहे हैं, का सिखाने का जो प्रोसेस है यानी कि जो प्रैक्टिस है, जो एक तरह से अभ्यास है, वो एक तरह से कितना अच्छा है, उसमें क्या तरीके आप ऐड कर रहे हैं उसको डेवलप करना। अगला जो पॉइंट है इन्फॉर्मिंग पॉलिसी, यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन में अगर पॉलिसी कुछ ऐसी बनी जो कि एक तरह से स्टूडेंट के लिए सूटेबल नहीं है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरह की पॉलिसी है जो कि लोग मान रहे हैं और ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है, तो आप इसका कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अगला जो है एड्रेसिंग चैलेंजेस, यानी कि जो भी परेशानियां हैं ना उसको आपको एक तरह से देखना है, उसको एनालाइज करना है और फिर उसको फाइंड आउट करके उसके सॉल्यूशन को एक तरह से टीचर तक पहुंचाना है या फिर जो भी वहाँ की मिनिस्ट्री है उसको समझाना है कि बच्चे जो है अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी देना, चैलेंजेस को समझना। अब हम आगे आते हैं जो कि है हमारा एजुकेशनल रिसर्च के आपको एग्जाम्पल करने हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी ऑन टीचिंग मेथड, यानी कि सिंपल में अगर हम लोग बोले तो शिक्षण विधियों पर मात्रात्मक अध्ययन। अब ये क्या है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, इसमें ये जो तरीका है ना ये एक तरह से स्कूलों में अप्लाई बहुत ज़्यादा होता है और कोई भी फील्ड में होता है और बहुत सारे फील्ड में इस चीज़ को लोग यूज़ करते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चे का जब एडमिशन होता है तो वो स्कूल जाता है तो उसका हम एक तरह से प्री टेस्ट लेते हैं और उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है, फिर अगेन उनके कुछ टेस्ट होते हैं और उसके बाद उनको सेलेक्ट किया जाता है, जिसके चलते उनके जो गुणवत्ता है, उनका जो स्किल है, उनका जो एक तरह से नॉलेज है उसको और ज़्यादा अच्छे से जाना जाए और वो किस लायक है उसके अकॉर्डिंग उनको क्लास में भेजा जाता है। तो ये सब एक तरह से एग्ज़ाम लिए जाते हैं स्कूलों में, तो ये एक तरह से एजुकेशनल रिसर्च है। तो ये पहला आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल दिया गया है सेकेंड नंबर, जिसे आप नोट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव केस स्टडी ऑन स्टूडेंट मोटिवेशन। अब ये क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो छात्र प्रेरणा पर गुणात्मक केस स्टडी होती है, यानी कि सिंपल में जो बच्चे एक तरह से किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा मोटिव होते हैं किसी फील्ड में जाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, तो उनकी इस गुणवत्ता को टेस्ट किया जाता है, एक तरह से इसकी स्टडी की जाती है, इसके पीछे एक केस स्टडी की जाती है और ये जाना जाता है कि बच्चों में एक तरह से किसी फील्ड को लेकर अगर कोई प्रेरणा है, कोई मोटिव है तो उसको कैसे बाहर निकाला जाए और उसको उस फील्ड में कैसे भेजा जाए, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। इस तरह से हम केस स्टडी भी किया जाता है। तो इस तरह से बच्चे की जो मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है उसे भी जानने की कोशिश की जाती है, स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में। अगला जो एग्जाम्पल है जो कि 3 नंबर है और ये एग्जाम्पल भी काफ़ी अच्छा है कि है मिक्स मेथड रिसर्च ऑन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यानी कि अभी के टाइम में ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि टीचर हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, दोनों को मिक्स करके जो है एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को। टीचर का जो स्किल है और जो न्यू टेक्नोलॉजी अभी जो चल रही है तो उसको मिक्स करके कुछ नई चीज़ों को अच्छे से रिसर्च करके बच्चों को उसे सिखाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि नए मेथड आप बोल सकते हैं जो कि एक तरह से टेक्नोलॉजी भी है और एक तरह से पुरानी भी है, यानी कि टेक्नोलॉजी की करेंगे टीचर पर उसमें एक तरह से टेक्नोलॉजी का एक तरह से मसाला डाल देंगे और बच्चे उसको इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। बिकॉज नहीं तो अगर पुरानी ही जो चीज़ें हैं उसको करेंगे तो फिर बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो जनरेशन के अकॉर्डिंग जो है टेक्नोलॉजी को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं जो कि हमारा 4 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी ऑन ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी कि एक तरह से स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है, जैसे कि बच्चे की जो प्री एजुकेशन होती है उसमें दीर्घकालीन यानी कि आने वाले समय में जैसे कि स्कूल से हाई स्कूल की जो स्टडी है तो उस पर एक तरह से क्या प्रभाव है और उसको कैसे रिसर्च के थ्रू, डाटा के थ्रू हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है, यानी कि और
और सिंपल में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, बच्चे जो है छोटे क्लास में जब होते हैं तो उनके जो एजुकेशन का वो जो प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है, धीमा होता है या फिर थोड़ा इजी होता है। पर जैसे जैसे उनके क्लासेस चेंज होते हैं तो वहाँ पर बच्चों का एक तरह से टेस्ट है वो डिफरेंट तरीके से लिया जाता है और नई चीज़ों को ऐड किया जाता है, जिससे बच्चे जो है एक तरह से नए स्किल सीख सके और उनका एक एडवांस लेवल में उनका डेवलपमेंट हो सके। सिंपली आप समझ सकते हैं। अब नीचे सेम इसका कंक्लूजन दिया गया है, यानी कि इसका निष्कर्षण आप लिख सकते हैं। जो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उसी को यहाँ पर संक्षेप में लिखा गया है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि एक तरह से इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दिया गया था, तो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा तो मैंने इसे कलेक्ट कर लिया, जो कि है राइट इन ब्रीफ अबाउट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं KGBV स्कीम। तो ये जो एक तरह से स्कीम है या फिर ये स्कूल है, ये क्या है इसको हम समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्पेशली गर्ल्स लोग के लिए। ये जो स्कूल है, तो ये जो विद्यालय है ये गर्ल्स लोग के लिए है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको हम अब डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये जो स्कीम है, इसका इंट्रोडक्शन आप सबसे पहले लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको समझा दे रही हूँ शॉर्ट में। तो देखिए, अभी जो मैंने आपको समझाया, तो फर्स्ट आप इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि ये जो स्कूल है इसे लॉन्च कब किया गया था, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन को सबसे पहले ऐड कर सकते हैं। और ये जो एक तरह से स्कूल है, इसकी जो स्थापना है वो एक तरह से गवर्नमेंट के थ्रू इसे लॉन्च किया गया था जुलाई 2004 में। और स्पेशली अब इसका जो प्राइमरी जो इसका एम था, उन लड़कियों को, ये गर्ल्स स्कूल है, इसमें ओनली गर्ल्स पढ़ती हैं, तो इसमें इनका जो लक्ष्य था कि गर्ल्स को एक बहुत ही क्वालिटी वाली एक तरह से एजुकेशन दी जा सके। वो स्पेशली छोटे जात की लड़कियों के लिए, जैसे ट्राइबल जो है, एक तरह से आदिवासी जो लड़कियां हैं, या फिर जो बहुत ही लो लेवल की जो एक तरह से गर्ल्स है, जिनको एक तरह से फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, तो उनके लिए स्पेशली ये जो विद्यालय है उसे लॉन्च किया गया है। अब हम आगे आते हैं और इस स्कूल के हम फीचर्स पे भी बात कर लेते हैं। तो इसके जो की फीचर्स है, तो इसका जो पहला जो फीचर्स है वो है टारगेट ग्रुप। उन लड़कियों को ये टारगेट करती हैं जो एक तरह से बहुत ही छोटे वर्ग की लड़कियां हैं, जिनको स्टडी की सुविधा नहीं है। नेक्स्ट जो है, ये उन लड़कियों को एक तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि एक तरह से 10 से 14 साल के बीच में है और जो कभी भी स्कूल नहीं गई हैं, जो कि स्कूल के बारे में उतना जानती ही नहीं है, सम रीज़न वो एक तरह से छूट गया है। उन सब लड़कियों के लिए ये जो है स्कीम टारगेट किया गया है। अगला जो इसका एक तरह से की फीचर्स है वो है रेसिडेंशियल स्कूल। अब ये रेसिडेंशियल स्कूल क्या है, ये मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि आपको ये पॉइंट को जानने में इजी हो। तो रेसिडेंशियल स्कूल का मतलब होता है कि वो लड़कियां या लड़की जो कि वहाँ पर रह के पढ़ाई करते हैं। सिंपल आप इसको बोर्डिंग स्कूल बोल सकते हैं। मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि पढ़ाई करनी पड़ती है, साथ में हमें रहना पड़ता है, वहाँ के जो भी जो रूल्स है उसे फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जो है उन लड़कियों के लिए है जो कि सही से उनको घर में नहीं मिलती है वो सुविधा, तो उन सब के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है। इस तरह के स्कूल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जो एक तरह से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका जेंडर जो है। अगला जो इसका की पॉइंट है जिसे आप ऐड कर सकते हैं 3 नंबर में, कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बुनियादी रूप से सही रूप से चीज़ों को रखना। यानी कि अगर गर्ल्स वहाँ पर रह रही हैं या कोई भी रह रहा है, तो उनके लिए सही से एक तरह से क्लासरूम हो गए या फिर रहने के लिए जो व्यवस्था है उसको सही रूप से मैनेज करना, उसको सही रूप से एक तरह से व्यवस्थित करना। उनके लिए एक तरह से उनके यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक और एक तरह से स्टडी का जो मटेरियल है, इन सभी चीज़ों को सही रूप से प्रोवाइड करना, जिनसे उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ये सब चीज़ें इसमें की पॉइंट में आती हैं। अगला जो की पॉइंट है वो है क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि जो गर्ल्स पढ़ रही हैं तो उनको पूरी तरह से एक तरह से क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, उनके स्किल को डेवलप किया जाए। वो जिस चीज़ को सीखना चाहती हैं उसकी उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए और उस चीज़ को डेवलप करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगला जो इनके की पॉइंट्स है, जो कि 5 नंबर है, सपोर्ट सर्विस। ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि गर्ल्स वगैरह होती हैं तो उनको हेल्थ को लेकर काफ़ी इश्यूज होती हैं, तो उसको लेकर एक तरह से टाइम पे उनका चेकअप कराना, उनके हेल्थ को लेकर जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए जो सपोर्टिव जो एक तरह से सर्विस रखी गई है, उनका सही से एक तरह से टाइम पे केयरिंग करना, ये सब चीज़ें इसमें आती है। साथ में कुछ ऐसी लड़कियां हैं या फिर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनके लिए काउंसलिंग रखना, उनकी देखभाल
के लिए उनको क्या फिजिकल क्या मेंटल इशू है, उनको इस सभी चीज़ों के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली बहुत वीक होते हैं और बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्कूलों में ऐसे लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो कि इस तरह की समस्याओं को भी देखे। तो ये सब सपोर्टिव सर्विस में आते हैं जो कि इस स्कूल में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला जो की पॉइंट है वो है 6 नंबर, जो कि है इंक्लूसिविटी। यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं समझाऊं तो इस तरह के स्कूलों में जो लड़कियां पढ़ती हैं, जो कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करती हैं कुछ चीज़ सीखने के लिए, कोई चीज़ पाने के लिए, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना, उनको ऐसी कमेटी में भेजना जहाँ पर वो चीज़ों को और अच्छे से सीख सके और अच्छे से बेहतर ढंग से समझ सके, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी उनको देनी इस इंस्टीट्यूशन या फिर इस विद्यालय का ये कर्तव्य है। अब हम आगे आते हैं और कुछ पॉइंट और इसमें हम ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा लगेगा, जो कि है अचीवमेंट एंड इम्पैक्ट। यानी कि उपलब्धियां तरह से प्रभाव क्या हुआ, जो स्कीम जो लॉन्च की गई तो इसका बेनिफिट या फिर इम्पैक्ट उन लड़कियों पे हुआ जो कि एक तरह से कुछ करना चाहती थी बट एक तरह से जेंडर को लेकर जो इशू होता था, लाइक आप गर्ल हो तो आप पूरी एजुकेशन नहीं ले सकती हो, ये जो इम्पैक्ट है वो एक तरह से कम हुआ। साथ में वो लड़कियों को भी एजुकेशन मिलने लगी, भागीदारी बढ़ने लगी और लड़कियां भी ग्रोथफुल होने लगी, वो भी अपने सपनों को पूरा करने लगी और साथ में एक समाज को ऊंचे लेवल पे पहुंचाने लगी। तो ये सब चीज़ें आप एक तरह से ऐड कर सकते हैं और बाकी आप यहाँ पर कंक्लूजन लिख सकते हैं सिंपली शॉर्ट करके। ओके सो गाइज, यहाँ पर मैंने ट्राई किया आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा कवर करने की, बट ये टॉपिक काफ़ी बड़े बड़े हैं और मैं कुछ बोलूँगी कि दो क्वेश्चन हैं जो कि 9 और 10 हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगी नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन आप खुद से समझने की कोशिश करिएगा और इसके जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी जहाँ से आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं और इसमें से भी अगर कुछ आए तो आप इसको लिख सकते हैं। बिकॉज इसको मैंने इसलिए नहीं समझाया बिकॉज ये काफ़ी लंबे क्वेश्चंस है और इसको मैं अगर एडिट करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो बाकी आप वहाँ से देख सकते हैं और इन क्वेश्चन को भी आप रेडी कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए और आगे आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, उसको मैं ट्राई करूँगी रेडी करने का। बिकॉज़ एक वीडियो रेडी करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाती है क्वेश्चन वगैरह कलेक्ट करने में। तो आई होप आप समझ रहे होंगे एंड आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, इस सब्जेक्ट का जाएगा। ऑल द बेस्ट और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।